Good morning, everyone. Statement or schedule of changes in working capital. तो देखते हैं statement and schedule of changes in working capital, current asset, previous year, current year, effect on working capital, increase or decrease. तो करंट एसेट के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्हाट इज़ द फैक्ट्स एंड द फिगर्स एंड थिंग्स विच इज़ टेकिंग प्लेस और विच इज़ प्रेजेंट इन करंट एसेट? इट इज़ कैश इन हैंड. तो जो भी अमाउंट आपके हाथ में कैश इन हैंड होता है, जो भी आपके पास एसेट कैश इन हैंड होती है, वो करंट एसेट में आती है. कैश एट बैंक, बैंक में भी जो पैसा आपके पास रखा होता है उसे भी करंट एसेट के रूप में जाना जाता है. बिल रिसीवेबल, जो बिल्स आपको रिसीव होने हैं, मतलब कि बिल्स जो आप रिसीव करेंगे. सन्ड्री डेटर्स, और जिनके ऊपर आपका कर्ज बकाया है. टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे एसेट हैं कि टेम्पररी इन्वेस्टमेंट आपने किया है. स्टॉक्स हैं आपके पास. इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक्स वो होते हैं जिस एसेट के साथ आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करने जाते. इन्वेंट्री के अंतर्गत जैसे कि मशीनरी आ जाती है, जो भी इम्प्लांट्स आपने डिसाइड किए हैं, जिसके थ्रू आप वो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, और इसमें टूल्स, मशीन्स, वो सेटअप, एक बड़ा प्लांट, वो सब इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है. जिसमें कि आप बेसिकली इसमें मशीनरी आती है और वो टूल्स आते हैं जिसके द्वारा आप एक बड़ा बिज़नेस सेटअप करने जा रहे होते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको प्रीपेड करने होते हैं, पहले पे करना होता है. जैसे कि आप प्रीपेड मीटर का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए. आजकल क्या हो रहा है, सभी घरों में प्रीपेड मीटर इंस्टॉल कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा बिना पब्लिक की परमिशन के. तो उसका विरोध हुआ. तो प्रीपेड मीटर्स में मुख्यतः चीज़ें हो क्या रही प्रीपेड मीटर में? ये हो रही कि आपको पहले पे करना पड़ रहा है, फिर आप उस फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है वो आप पहले प्रीपेड मीटर्स की तरह पे कर दे रहे हैं पहले, फिर एंजॉय कर रहे हैं. तो पहले आप पे कर रहे हैं, फिर उस सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं. तो इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो कोई भी बिज़नेस सेटअप किया है आपने, जो प्रीपेड पहले से पेड कर दिया है आपने, एक्सपेंसेस लगा दिए हैं उसमें, ये भी आपकी करंट एसेट हैं. एक तरह से करंट एसेट है. कोई प्लांट आपने सेटअप किया और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सेटअप किया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सेटअप किया, जो मशीनरी सेटअप की, इन्वेंट्री लगाई आपने, जो भी सेटअप किए वहाँ पर, ये सब आपके करंट एसेट में आ जाते हैं. ये आपका करंट एसेट है. तो एक्रूड इनकम, और फिर जो है एक्रूड इनकम हो रही है आपकी, वो भी करंट एसेट में आ जाएगी. तो टोटल करंट एसेट. तो ये सब मिलाकर जो इन्वेंट्री है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि कुछ सेटअप लगाया, किसी भी चीज़ में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट किया. जैसे प्लान सेटअप किया आपने, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ चाहिए. आपके वर्कर के लिए पानी की फैसिलिटी चाहिए, तो पानी का प्लांट आपने लगा दिया. पेयजल, शुद्ध पेयजल, प्यूरिफाइड वाटर, तो आपने उसके लिए एक प्लांट लगा दिया. बहुत सारे एम्प्लॉय, कर्मचारी वर्क कर रहे हैं. तो ये भी आपकी करंट एसेट है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि जो चीज़ें टेंजिबल हैं, क्षणभंगुर हैं, ईज़िली पेरिशेबल इन नेचर हैं, तो उसको हम
कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है। आपने यह टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है तो सही, लेकिन है तो वो आपकी करंट एसेट। अब ये करंट एसेट है आपकी, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है, पैसे तो आपने लगा दिए हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट तो आपका हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें भी, जो भी प्लांट आपने सेटअप किए हैं, जो भी चीज़ें आपने ली हैं, नई परचेज़ की हैं, वहाँ पे इम्प्लांट किया है अपने बिजनेस सेटअप में, तो वो आपका एज ए करंट एसेट हो जाएगा, वो आपकी एक एसेट के रूप में जुड़ जाएगा। अब देखिए, जैसे आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, हर रूम में आपने क्या लगा दिया, एसी लगा दिया, हर कमरों में बच्चों की फैसिलिटी के लिए एसी लगाया, प्रोजेक्टर लगाया, बहुत सारी मशीनरी, कुछ जो भी इक्विपमेंट्स टूल्स आपको रिक्वायर थे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, आपने सब लगा दिए। तो कुल मिला के ये सब आपके करंट एसेट हो गए। आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर ही दिया है, मतलब वो करंट एसेट हो गया आपका। अब जब इन इन्वेस्टमेंट पे किए गए चीज़ों पे जो खर्चे आते हैं, जैसे कि एसी का रिपेयर कराना है, जो आपने वाटर प्लांट लगाया या वाटर, जो भी आपने वाटर कूलर लगाया, इसकी भी जो है जब हम वो कराते हैं, मतलब कि एसी है रिपेयर कराना है, या फिर जो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्टेस लगती हैं, हर 6 महीने पे इनको जो है रिन्यू किया जाता है, और इसमें जो भी रिपेयर चार्जेस आते हैं, तो ये सब कुल मिलाकर हुआ आपकी लाइबिलिटी। तो ये यहाँ पर लाइबिलिटी बन रही है। तो ये हुआ आपकी करंट एसेट। लाइबिलिटी वो है जब उन प्रोजेक्ट्स पर या उन प्रोडक्ट पर, उन प्रोडक्ट्स पर जब आपकी जो लाइबिलिटी बन रही है, जो उन करंट एसेट पर लाइबिलिटी बन रही, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। अब करंट लाइबिलिटी, अब ये तो हो गई करंट एसेट की बात। अब करंट लाइबिलिटी क्या है? बिल पेएबल, जो बिल आपको पे करने हैं, वो करंट लाइबिलिटी है। देखिए, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और तमाम बिल आते हैं। तो जितने भी तरह के बिल आपको एक बिजनेस इन्वायरमेंट में देने हैं, बिल पेएबल, जो देने योग्य बिल हैं, वो हो गए आपकी लाइबिलिटी। मतलब ये हुई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर, तो कुछ क्रेडिटर्स भी हैं जिनसे आपने क्रेडिट लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो बिज़नेस सेटअप किया, आपके पास उतना पूंजी नहीं थी, तो आपने 4-5 लोगों के साथ मिलकर उनसे कर्जा लेके बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया आपने छोटे लोगों के कॉम्बिनेशन से, मतलब कि जो स्मॉल क्रेडिटर्स हैं, जो स्मॉल क्रेडिटर देने वाले क्रेडिटर हैं, उनके सहयोग से आपने एक बिज़नेस सेटअप डाल दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कुछ इसमें एक्सपेंसेस हैं, ये करंट लाइबिलिटी। इससे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट कब बनाया जाता है? कि ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि वो पैसा बैंक जो है ड्राफ्ट तभी बनाता है जबकि आपके अकाउंट में वो मनी अवेलेबल हो। जैसे कि आपने 2 या 3 लाख का चेक काट दिया। अब ये चेक आप तभी काट सकते हैं जब आपके अकाउंट में, बैंक पहले चेक करेगा 3 लाख आपके अकाउंट में है कि नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तब आपको ये ड्राफ्ट इशू करेगा। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, कुछ शॉर्ट टर्म एडवांसेस आपको मिल सकते हैं बैंक से। डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक प्रकार का प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट कंपनियों को उनकी इक्विटी पर प्राप्त होता है। तो जो बेसिक वर्किंग कैपिटल या एक एसेट या करंट एसेट जिसको लेकर, एक वर्किंग कैपिटल जिसको लेकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, तो आपको उस पर प्रॉफिट प्राप्त हुआ, और प्रॉफिट जनरेशन के लिए ही आपने एक बिज़नेस सेटअप डाला था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब बिज़नेस में पहला फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर होता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कस्टमर से फीडबैक उनके कलेक्ट करेंगे, और उस फीडबैक को रिफॉर्म करने की ये कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस आपने लिए। डिविडेंड पेएबल, जो डिविडेंड मिला वो उसमें कितने % शेयर आपके एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए, ये कंपनी की नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते हैं कि डिविडेंड जो प्राप्त हुआ है, जो प्रॉफिट हमें प्राप्त हुआ, अगर एक ह्यूज प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है तो कंपनी को उसके कितने शेयर्स रखने हैं, कितने % शेयर रखने हैं और कितने % शेयर उनके एम्प्लॉयज़ में बांटे जाने हैं। तो डिविडेंड मीन्स एक बड़ा अमाउंट जो कि डिविडेंड के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। प्रपोज्ड डिविडेंड, अब प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब एक्सपेक्टेड है कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इतना डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा आपको। डिविडेंड पेएबल मतलब कि इतना डिविडेंड पे किया जाना चाहिए। ये डिसाइड होता है आपके कंपनी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन से कि कितना डिविडेंड एम्प्लॉयज़ को पे किया जाना और कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज में, कितना प्रपोर्शन में वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास डिविडेंड रखेगी। प्रपोज डिविडेंड, अब ये प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि एक्सपेक्टेड कितना डिविडेंड हमें इस बिज़नेस में मिल सकता है, कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये जिम्मेदारियां हैं आपकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, अब टैक्सेशन का भी प्रोविज़न है, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इन अ सेंस सरकार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, सरकार और अपने देश के नागरिकों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि टैक्सेशन से बहुत सारे कार्य होते हैं, सड़कों का बनना, आपके समस्त सामाजिक परिवेश में, सामाजिक व्यवस्था को देखने के लिए सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है और वो पैसे हमें टैक्स से ही द्वारा सरकार को प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है कि सरकार को समय पर आप टैक्स पे करें। तो जो टैक्स आपके बन रहे हों आपके उस बिज़नेस, आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको सरकार को पे करना है। टोटल करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल, CA, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट को माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी से। करंट एसेट मतलब जिस एसेट को लेकर हमने बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया है। करंट लाइबिलिटी मतलब जो हमारी जिम्मेदारियां बन रही हैं, जब हम उन्हें माइनस कर देंगे करंट एसेट में से, तो वो जो बचा हुआ हमारे पास अमाउंट है वो है वर्किंग कैपिटल, मतलब नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, जब करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे। करंट एसेट वह प्रपोर्शन ऑफ मनी, वह अमाउंट ऑफ मनी जिसको लेकर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं उस बिज़नेस के साथ साथ, जैसे कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजली और पानी के बिल को पे करना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी को टाइम से देना, एम्प्लॉयज़ के हितों का ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ के लिए और क्या इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ लेकर आना, ताकि उनके साथ कोई घटना, दुर्घटना कुछ ऐसा हो तो उन्हें एक उचित अमाउंट के द्वारा कंपनसेट किया जा सके। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। ये है लाइबिलिटी हमारी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंपनी की लाइबिलिटी है। करंट एसेट में से जब करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो वो बची हुई अमाउंट जो होगी वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो ये वर्किंग कैपिटल ये इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, और इसे ही, इस बचे हुए अमाउंट को ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।